हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। ये हमारी जनरल नॉलेज सीरीज बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है। इसमें हम बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए डेली कुछ कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उनके साथ साथ ही हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। तो आज का इस टॉपिक में हम बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का पहला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज एट प्रेजेंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है अरुण गोयल, बी हमारे पास है सुशील चंद्र, सी हमारे पास है राजीव कुमार और डी हमारे पास है सुकुमार सेन। अगर आप फोटो से इन्हें पहचानते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं पहचानते तो मैं आपको बता दूं कि ये है मिस्टर राजीव कुमार जी। तो ये हमारे जो हैं वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी हैं, जिन्होंने जो कि 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिन्होंने कि 24 नंबर के इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर सुशील चंद्र जी को रिप्लेस करके 15 मई 2022 को इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कार्यभार संभाला था। तो इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन, जिन्होंने कि 1950 से लेकर 1958 ईस्वी तक भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर भारत के बने थे उसके रूप में इन्होंने सर्व किया था। और जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमिश्नर की जो शक्तियां हैं वो आर्टिकल 324 में बताई गई हैं। इसके बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। बाकी चीफ इलेक्शन कमीशन की जो फाउंडेशन मैं आपको बता दूं तो 1950 ईस्वी में से फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। इसी कारण जो है इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन के लिए ही हम 25 जनवरी के दिन नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। और इस बार के नेशनल वोटर्स डे की थीम जो है वो रहती है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो ये इस बार के 2024 के हमारे नेशनल वोटर्स डे की थीम रहती है। तो इन सब बातों को हम यहाँ से याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे। दूसरा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? तो हमारे पास ऑप्शन में है मुंबई को, कोची को, सूरत को या फिर लक्षद्वीप को। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है कोची पोर्ट को, कोची को ही अरब सागर की क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम मैप में देखते हैं कि ये रहा अरब सागर और यहाँ पर है हमारे पास कोची। तो कोची का जो महत्व रहता है वो 14वीं शताब्दी से ही बहुत ज़्यादा रहता है वेस्टर्न घाट्स के रीजन में, क्योंकि अरब सागर से जो भी उस समय व्यापार होते थे इसके लिए ये कोची पोर्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट था। और 1503 ईस्वी में जो है इसे पुर्तगालियों ने भी जीता था, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कोची हाई कोर्ट जो है कोची में केरला हाई कोर्ट जो कि कोची में स्थित है, केरला हाई कोर्ट जो कि कोची में स्थित है। और ये जो है लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट कोची हाई कोर्ट को ही माना जाता है। यहाँ पे हमारे पास लक्षद्वीप समूह के कुछ आइलैंड्स आ जाते हैं और इसका हाई कोर्ट भी कोची हाई कोर्ट को ही माना जाता है। इसलिए जो है कोची को जुडिशियल कैपिटल ऑफ केरला भी कोची को कहा जाता है। और साथ ही साथ बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो ये जो है 36 छोटे बड़े आइलैंड्स का एक समूह है। इसके अलावा इसमें हम देखते हैं मुंबई के बारे में। मुंबई जो है सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। महाराष्ट्र की MH की ये कैपिटल है और सबसे अधिक आबादी वाला ये शहर माना जाता है। भारत की इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और एंटरटेनमेंट कैपिटल भी मुंबई को ही माना जाता है। इसके अलावा सूरत के बारे में हम पढ़ते हैं। सूरत को जो है डायमंड सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली जो भी वर्ल्ड के 90% ऑफ डायमंड्स हैं वो सूरत में ही उन्हें पॉलिश किया जाता है और इसीलिए इसे डायमंड सेंटर भी कहा जाता है। और उसके अलावा रेशमी कपड़े और सूती मिलों के लिए भी ये सूरत जो है रेशमी वस्त्रों और सूती मिलों के लिए भी बहुत फेमस जगह है। तो यहाँ से हम इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? वेयर वॉज द फेमस सील ऑफ पशुपति फाउंड? तो हमारे पास ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो या फिर रंगपुर। तो
ये हमारे पास फ़ोटो में रहती ये जो फ़ोटो में दी गई है, ये हमारे पास पशुपति की मोहर है, जो कि इंडस वैली सिविलाइज़ेशन से संबंध रखती है। हमें पूछा गया है कि ये कहाँ पे मिली थी, तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इसमें से सही जवाब हमारे पास आ जाता है सी ऑप्शन, मोहनजोदारो। ये जो है मोहनजोदारो में मिली थी। मोहनजोदारो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक इंडस वैली सिविलाइज़ेशन नगर था, और जिसमें कि जिसको कि 1922 ईस्वी में राखल दास R.D. बैनर्जी के द्वारा इसे ढूंढा गया था, राखल दास बैनर्जी के द्वारा। और ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित एक नगर था, जिसमें कि जिसको कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और मुख्यतः इसमें जो है एक डांसिंग गर्ल, जो कि ब्रॉन्ज कांसे की एक प्रतिमा, जो कि डांसिंग गर्ल, जो आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी यहाँ से ही प्राप्त हुई है। इसके अलावा इसमें मोहनजोदारो में जो है एक विशाल स्नानागार, जो कि नहाने की जगह स्नानागार, और एक विशाल अनागार, जो कि अन्न भंडारण की एक जगह थी, वो भी यहाँ से ही प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो है पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज जो है मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर था। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ा नगर हो जाता है, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। और उसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि हड़प्पा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो हड़प्पा का महत्व यहाँ से ही पढ़ते हैं हम कि हड़प्पा में जो है इसकी खोज 1921 से 1923 के बीच दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो D.R. साहनी ने इसकी खोज 1921 से 1923 के बीच की गई थी। और ये जो है रावी नदी के तट पर पाया गया नगर है, जो कि पाकिस्तान रीजन में ही आता है। और इसमें जो है मेनली वन हॉर्न्ड एनिमल, जो कि एक श्रृंगी जानवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक श्रृंगी जानवर की मोहरों के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर जो है बॉडी को, ह्यूमन बॉडीज को दफनाया जाता था, उसके साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। उसके साथ साथ ही अगला हम पढ़ते हैं लोथल के बारे में। लोथल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सी पोर्ट साइट रहती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये प्रमुख बंदरगाह सी पोर्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसको कि गुजरात अहमदाबाद के नज़दीक, ये गुजरात अहमदाबाद क्षेत्र में ये जगह करंट टाइम के हिसाब से वहाँ पर स्थित होती है। और उसके साथ साथ ही लोथल को जो ढूंढा गया था वो रंगनाथ राव के द्वारा 1954 ईस्वी में से इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पर जो है चावल के दाने, मतलब राइस के दाने कुछ मिले हैं, जिससे कि धान की खेती होने का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर मनके का कारखाना भी पाया गया है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमने पढ़ लिया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यापारिक पोर्ट था। और इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि ये यहाँ पर जो है घोड़े के अस्थिर पिंजर भी मिले हैं, उनकी हड्डियों के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रंगपुर के बारे में। रंगपुर को भी रंगनाथ राव ने ही 1953 से लेके 1954 के बीच इसे ढूंढा था इन्होंने। और ये जो है मादर नदी के किनारे स्थित नगर था ये। और इसमें भी चावल और धान के दाने पाए गए हैं, जिससे कि धान की खेती के होने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इन पॉइंट्स से यहाँ से मिलती है। चौथा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम वेंटिक। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है लॉर्ड विलियम वेंटिक, जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल थे भारत के। तो ये इनकी फोटो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की। और इसके साथ ही हम पढ़ते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद इन्हें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का जो इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, इंडिया के गवर्नर जनरल के रूप में चेंज कर दिया गया था। और ये जो है आखिरी बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ ही पहले भारत के गवर्नर जनरल भी 1833 ईस्वी में बने थे। उसके साथ साथ ही इन्होंने जो है बहुत सारे काम अपने कार्यकाल में किए हैं। उनमें सबसे प्रमुख जो है 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, सती प्रथा के अंत के लिए कानून बनाया था। और उसके बाद इन्होंने 1835 में जो एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशन जो डिस्प्यूट हुआ था, उसमें भी इनका बहुत
मेन रोल रहता था, क्योंकि उन्होंने जो है मैकॉले मिनट रिपोर्ट आपने सुना ही होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो है एजुकेशन की प्राइमरी लैंग्वेज बनाने के लिए इन्होंने मैकॉले आयोग को 1835 ईस्वी में इसे लागू किया था, जो कि आंग्ल प्राची विवाद के डिस्प्यूट को हटाने के लिए इन्होंने किया था। ये इनके मेन कार्य रहते हैं। नेक्स्ट हम इसी में पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो है 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक ये जो है गवर्नर जनरल के पद पर आसीन रहे हैं। तो इनका जो कार्यकाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के द्वारा इन्होंने बहुत से राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया था। साथ ही साथ जो है वुड्स डिस्पैच इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहता है, जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये, जो कि 1854 ईस्वी में इन्होंने वुड्स डिस्पैच के गठन किया था। और इसके साथ साथ ही जो इन्होंने जो है फर्स्ट रेलवे भारत में चली थी 1853 ईस्वी में, मुंबई से लेकर थाने तक। तो भारतीय रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल में रेलवे के साथ साथ जो है डाकतार और पोस्ट ऑफिस जो पोस्टल स्टैंप्स होती हैं, डाक टिकट्स को भी इन्होंने ही चलन किया था। और साथ ही साथ जो इन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की भी स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 57 ईस्वी के बीच जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। ये जो है भारत के लास्ट गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय रहे हैं। तो पहले वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 ईस्वी से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज्य भारत में चलता था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया था, और उन्होंने जो है गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटाकर वाइसराय की पोस्ट को जारी कर दिया था। तो उस समय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग थे, परंतु उन्हें ही जो है पहला भारत का वाइसराय भी इन्हें ही बनाया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वाइसराय थे, और 1857 ईस्वी का विद्रोह भी इनके समय में ही हुआ। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। इनका जो कार्यकाल है 1880 से लेकर 1884 के बीच में ये जो है भारत के वाइसराय के रूप में कार्यरत रहे हैं। इनका मेन कारण जो है इन्होंने एंड कर दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, इन्होंने एंड कर दिया था। और 1881 ईस्वी में इन्होंने नियमित रूप से जो है जनगणना शुरू की थी। जनगणना शुरू की थी 1881 ईस्वी में नियमित रूप से। और उसके साथ साथ ही जो इन्होंने हंटर कमीशन का गठन किया था। हंटर आयोग का गठन जो है एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने किया था, जो कि इन्होंने वुड्स डिस्पैच की रिपोर्ट को ही दोबारा से रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन का गठन भी इनके द्वारा ही किया गया था। पांचवा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, निम्न में से सोने का रेशा किसे कहा जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गोल्ड थ्रेड? तो सोने का रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है कपास, जूट, पीतल या फिर रेशम, कॉटन, जूट, ब्रास या फिर सिल्क। तो हमारे पास सही जवाब हो जाता है, जैसे कि आप फोटोज में देख सकते हैं यहाँ पे, जूट इसका सही जवाब हो जाता है। जूट को ही गोल्डन थ्रेड के नाम से जाना जाता है। जूट जो है मुख्यतः वेस्ट बंगाल, बिहार और असम के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा हम कॉटन के बारे में पढ़ते हैं कि कॉटन जो है गुजरात राज्य कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राज्य है इंडिया में। और गुजरात राज्य के कॉटन यहाँ पर बहुत अधिक पाया जाता है। तो गोल्डन फाइबर के नाम से कॉटन को जाना जाता है, गोल्डन थ्रेड के नाम से जूट को जाना जाता है, और गोल्डन फाइबर के नाम से कपास, कॉटन को जाना जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं ब्रास जो है उत्तर प्रदेश, पीतल जो है उत्तर यूपी के मुरादाबाद में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी कारण जो है मुरादाबाद को ब्रास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ब्रास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिल्क के बारे में, जो कि रेशम है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के इलाकों में और वेस्ट बंगाल में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। परंतु जो कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कर्नाटक को जाना जाता है। तो रेशम मुख्यतः जो है कर्नाटक में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सिल्क रेशम को ही क्वीन ऑफ ऑल टेक्सटाइल भी इसे ही
कहा जाता है? सभी टेक्सटाइल्स का क्वीन भी सिल्क को ही, रेशम को ही कहा जाता है। ये सारी बातें हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हु इज करंटली द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो हमारे पास ऑप्शन है ए धर्मेंद्र प्रधान, बी अर्जुन मुंडा, सी मनसुख मांडविया या डी एस जयशंकर। तो अगर आप इन्हें फोटो से पहचानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं पहचानते तो मैं आपको बता दूं कि ये श्री मनसुख मांडविया जी जो हैं हमारे सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, परिवार कल्याण मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मिस्टर मनसुख मांडविया जी हमारे करंट टाइम में हैं। मनसुख मांडविया जी के बाद में आपको बता दूं कि मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अर्जुन मुंडा जी हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं और एस जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मतलब विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी फिलहाल अभी तक के सिनेरियो में यही हैं। तो इन सभी को यहाँ से ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन की ओर। तो सातवां प्रश्न हमारे पास आ जाता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? When was the first meeting of Constituent Assembly held? तो हमारे पास ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 9 सितंबर 1946 या फिर 11 सितंबर 1946। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें कि अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये हमारे पास सच्चिदानंद सिन्हा जी की फोटो है, इन्होंने जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को फर्स्ट संविधान सभा की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने अस्थायी रूप से की थी। दूसरे हमारे पास आ जाता है 11 दिसंबर 1946। तो 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये राजेंद्र प्रसाद जी की फोटो है, राजेंद्र प्रसाद जी को जो है स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये सारी बातें हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई? यूनाइटेड अरब अमीरात्स की करेंसी क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है टका, दिनार, रियाल या फिर दिरहम। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है डी ऑप्शन, दिरहम। दिरहम जो है यूएई की करेंसी है और कैपिटल जो है इनकी आबू धाबी है। आबू धाबी जो है इसकी कैपिटल है और करेंसी इसकी दिरहम है। दूसरा हम देखते हैं रियाल के बारे में। तो रियाल जो है सऊदी अरेबिया की करेंसी है और रियाद जो है सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिनार के बारे में। तो कुवैत की करेंसी जो है दिनार है और कुवैत की कैपिटल जो है कुवैत सिटी ही इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट हम देखते हैं टका। टका जो है बांग्लादेश की करेंसी और ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। तो इन सभी को यहाँ से याद रखते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया? तो हमारे पास ऑप्शन है सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या फिर कोलकाता। तो मुंबई को जो है कॉटन कैपिटल या कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है, मुंबई सिटी को। इसके अलावा जो सूरत हमने पढ़ा था, डायमंड सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। और डायमंड सिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर 90% ऑफ वर्ल्ड्स डायमंड जो है पॉलिश और कटिंग यहाँ पर इनकी की जाती है। अहमदाबाद सिटी जो है, अहमदाबाद को भारत का बॉस्टन भी कहा जाता है। भारत का बॉस्टन अहमदाबाद सिटी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे समुद्री ट्रेड्स यहाँ से किए जाते हैं। और कोलकाता को जो है सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न, जो कि 10वां प्रश्न हमारा है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? What was the real name of मुंशी प्रेमचंद? तो आप सभी को पता है कि मुंशी प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य के एक बहुत ही फेमस लेखक रहे हैं, बहुत ही फेमस इनकी रचनाएं रही हैं। तो इनका जो मूल नाम था वो क्या था? तो हमारे पास ऑप्शन है रघुनाथ सहाय, SH वात्स्यायन, धनपत राय श्रीवास्तव या फिर ओम वासुदेव। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है धनपत राय श्रीवास्तव जो है इनका असली नाम था, रियल नेम था। और ये जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से ये अपनी बुक्स को लिखा करते थे। और इनकी मुख्य रचनाओं में से गबन, गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, मंगलसूत्र आदि जो है मुख्य इनकी रचनाएं हैं। और एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा वह ग्रंथ था जो कि अधूरा रह गया था, मतलब ये इसे पूरा नहीं कर पाया थे, इनकी मृत्यु हो गई थी जल्दी ही। तो अधूरा इनका कौन सा रहता है? मंगलसूत्र नाम की जो
काव्य ये लिख रहे थे, जो बुक ये लिख रहे थे, वो अधूरा रह गया था। तो ये यहाँ से हम इसके भी ध्यान रखेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हमने 10 क्वेश्चंस को जो है फॉर्मली डिस्कस किया है, बट अगर आप देखा जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन हम जो है एक वीडियो में कवर कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हुए उन्हें कवर करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कीजिए हमारे अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी इस तरह के कंटेंट की नीड है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।